दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ईटी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हमने फिजिक्स और बायोलॉजी इन दोनों सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस देख लिया है, तो आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का सिलेबस लेके आया हूं। तो चलिए आइए बिना समय गंवाए हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को देखते हैं। और ये सिलेबस वाला इस तरह से आज जो केमिस्ट्री का सिलेबस देने के बाद साइंस पोर्शन का डिटेल्ड सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम साइंस को टॉपिक वाइज या एज अ सेट प्रैक्टिस वो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री को जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली 3 टाइप में बांटा जाता है। केमिस्ट्री को 3 वर्गों में क्लासीफाई करके तब हम उसकी स्टडी करते हैं। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसके पीछे भी अपनी एक कहानी है कि क्यों केमिस्ट्री को हम लोग इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से बेसिकली रिलेटेड जो लॉज हैं, जो नियम हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, उन चीज़ों को हम फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते हैं। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके कंपाउंड को पढ़ते हैं, और कार्बन और उसके कंपाउंड को आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स के कंपाउंड हैं उन सबको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर, है ना, यानी कि पदार्थ की अवस्था। सबसे पहला टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा ये रहेगा, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। अब जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि पदार्थ जनरली सामान्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ऐसा नहीं है कि पदार्थ बस इन्हीं 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की कुल मिलाकर के 5 अवस्थाएं होती हैं। जो चौथी अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, और जो 5वीं अवस्था है उसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों के नाम पर, क्योंकि ये 5वीं अवस्था को इन्होंने ही खोजा था, इसीलिए उन दोनों के नाम पर इसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। तो पदार्थ की ये कुल 5 अवस्थाएं होती है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन ये जो 2 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, इन अवस्थाओं में जनरली पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर कोई भी पदार्थ सामान्य रूप से नहीं पाया जाता है। सामान्य रूप से कोई भी पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। इन्हीं 3 अवस्थाओं में सामान्य रूप में पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप जल को ले सकते हैं। जल लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है वाटर के रूप में, वो सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है आइस के रूप में, और वो गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है वाटर वेपर के रूप में। तो और भी जो भी पदार्थ धरती पर हम देखते हैं वो जनरली इन्हीं 3, लेकिन आपको चौथा और 5वां अवस्था भी ध्यान में रखना है। अब इन तीनों अवस्थाओं को देख करके हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, क्योंकि आखिर पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में, इन तीनों को हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। तो आखिर पदार्थ इन 3 अवस्थाओं में क्यों पाए जाते हैं, क्यों कोई पदार्थ सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, क्यों कोई पदार्थ लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और क्यों कोई पदार्थ गैसियस स्टेज में पाया जाता है, इसके पीछे कारण है। और उस कारण को जानने के लिए आपको नेक्स्ट टॉपिक जो देखना होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक देखना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। जो मेन कारण है कि कोई भी पदार्थ क्यों सॉलिड, क्यों लिक्विड और क्यों गैसियस स्टेट में पाया जाता है, उसके पीछे कारण है अंतर आणविक बल और अंतर आणविक स्थान, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कोई भी पदार्थ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से, परमाणुओं से और अणुओं से मिलकर के बना होता है, और उसके जो जितने भी अणु हैं वो आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। बल से एक बल लगा करके आपस में वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तरह से वो आपस में जुड़े रहते हैं, कंटिन्यूटी में रहते हैं, है ना। वहीं 2 अणुओं के बीच कुछ स्थान भी बचा होता है जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, अंतर आणविक स्थान कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसके कि पार्टिकल्स के बीच, अणुओं के बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है अपने पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो कम हो जाएगा।
सॉलिड का यही गुण है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच, पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम होता है। लिक्विड में देखिएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम होता है, तो स्पेस भी थोड़ा बढ़ जाता है। और गैसियस स्टेट में देखिएगा तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लीस्ट, सबसे कम होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्यों कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्यों कोई पदार्थ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और क्यों कोई पदार्थ गैसियस स्टेट में पाया जाता है, मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण, है ना। फिर इनको करने के बाद हम जानते हैं कि पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को हम लोग उसके एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में रूपांतरण। अब ये रूपांतरण कैसे होता है, तो रूपांतरण करने के लिए आप दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट यानी कि उष्मा का, और दूसरा प्रेशर यानी कि दाब का। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए किन किन चीज़ों की मदद से ऐसा किया जा सकता है, या गैस को द्रव अवस्था में चेंज करने के लिए किन 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 चीज़ों की मदद से गैस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। और नीचे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ताप, दाब, बल, इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और कूट बना देगा 1 और 2 दोनों, 2 और 3 दोनों, 1 2 3 दोनों। तो कोडिंग करने पे क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाता है। आप उठा करके देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेम्परेचर के बारे में तो हम लोग चूंकि जनरली हम देखते हैं कि टेम्परेचर का इस्तेमाल करके हम पदार्थ के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन प्रेशर का भी रोल है, और प्रेशर का बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप अपना गैस सिलेंडर को देखिए, उस गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो पेट्रोलियम गैस है उसमें नॉर्मली आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन उसमें फिल किया जाता है, तो वो गैसियस स्टेट में नेचुरली पाया जाता है। लेकिन जब हम उसको सिलेंडर में भरते हैं हाई प्रेशर पर, तब वो प्रेशर के एप्लीकेशन से वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जैसे ही जब हम उस नॉब को ऑन करते हैं और गैस सिलेंडर से बाहर आता है, तो सिलेंडर से बाहर आने पर प्रेशर कम होता है, तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो प्रेशर के एप्लीकेशन से भी, हीट के साथ साथ प्रेशर के भी एप्लीकेशन से भी हम किसी भी मैटर को उसके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों का रोल है। अब जब भी हम स्टेट चेंज करते हैं तो हमको कुछ स्पेशल, कोई भी पदार्थ जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक फिक्स टेम्परेचर पर अवस्थित होता है। तो अब वहां पर उसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट का, है ना। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट का, द्रवनांक का। फ्रीजिंग पॉइंट उसको कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिडिफाई होता है, यानी कि सॉलिड में चेंज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट उसको कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कि मेल्ट होता है। फिर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपर में या गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको देखना है। एक चीज और कि जब भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है तो वो हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। कभी भी जिस समय आप आइस को गर्म कीजिए तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लेकिन जब आइस पिघलना शुरू करेगा तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, और तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस पिघल ना जाए, है ना। यानी कि जब स्टेट में परिवर्तन होते रहता है, इंटरकन्वर्जन होते रहता है, उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कभी नहीं बदलता है, वो फिक्स टेम्परेचर पर होता है। अब यहाँ पर लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि भाई हीट तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, हीट तो कंटिन्यू मैं दे रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो आखिर वो हीट गया कहां। तो एक्चुअली वो हीट पदार्थ के अणुओं के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उस फोर्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज होता है। बात समझ में आ रही है। उस फोर्स को ब्रेक करने में वो हीट यूटिलाइज होता है, इसीलिए उस समय बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो टेम्परेचर हिडन रहता है। तो जितना भी हीट हम सप्लाई करते हैं, जिसको थर्मामीटर शो नहीं करता है, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, हिंदी में इसको कहते हैं गुप्त उष्मा, है ना। तो इस गुप्त उष्मा का भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, मेल्ट कराते समय आपको जितना लेटेंट हीट लगेगा, जब आप सॉलिडिफाई कीजिएगा तो उतना लेटेंट हीट फिर से इन्वायरमेंट में वापस रिलीज भी किया जाता है ना।
फिर इसके बाद लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने बताया आपको पहले कि इंटर कन्वर्जन यानी कि मेल्टिंग या बॉइलिंग या फ्रीजिंग, ये सारी जो कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, इसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर का दोनों का रोल है, दोनों के हेल्प से हम कर सकते हैं। टेम्परेचर के बारे में तो सबको पता है कि जब हम सॉलिड में टेम्परेचर हीट सप्लाई करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक अवस्था पे जाके वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विफाई हो जाता है। फिर और हम उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आफ्टर अ स्टेज वो गैसियस स्टेट में चला जाता है ना। प्रेशर का क्या रोल है किस पर? तो मेल्टिंग पॉइंट पर और बॉइलिंग पॉइंट पर। जैसे कि आपसे अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाना क्यों मुश्किल होता है। तो पहाड़ों पर एक्चुअली ऊंचाई बढ़ गई, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि विथ द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, हाइट में बढ़ोतरी के साथ साथ जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है ना। अब इस प्रेशर के कम होने के कारण क्या हुआ कि नीचे प्रेशर ज्यादा है, प्लेन एरिया में जो मैदानी भाग है, चूंकि वहां पर हाइट कम है ना, एटमॉस्फेयर की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो सी लेवल पर आप देखिएगा या मैदानी भागों में देखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में अगर वाटर 100 डिग्री पर बॉईल हो रहा है, तो जब आप पहाड़ों पर जाएंगे जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है, वहां वाटर आपका 70 डिग्री पे ही बॉईल हो जाएगा। अब अगर आप 100 डिग्री पे चावल को 1 घंटे में पका ले रहे हैं, तो 70 डिग्री पे आपको उसी चावल को पकाने के लिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा टाइम लग जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और क्यों कम हो जाता है? तो ड्यू टू द डिक्रीज्ड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी होने के कारण। उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट पर भी प्रेशर का असर पड़ता है। तो किस तरह से, कब मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के कारण, प्रेशर घटने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है, उसी तरह से प्रेशर के बढ़ने से या घटने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है। यह कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखना पड़ेगा। तो इसको करने के बाद फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसकी चर्चा तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, है ना। इसके बाद फिर आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन। देखिए, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने को हम लोग मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने को यहां पर दो डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई होते हैं। एक को हम लोग इवेपोरेशन या वाष्पन कहते हैं, और जो दूसरा प्रोसेस है उसको हम बॉइलिंग या वेपोराइजेशन है ना। हिंदी में अगर इसको कहें तो हिंदी में हम इसको वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। ये जो दोनों प्रोसेस है, इधर इवेपोरेशन हो या बॉइलिंग या वेपोराइजेशन हो, ये जो दोनों प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस के माध्यम से लिक्विड का कन्वर्जन गैसियस स्टेट में होता है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। बॉइलिंग हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर के केस में ये 100 डिग्री सेल्सियस है ना। लेकिन इवेपोरेशन, वाष्पन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं रहता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर किसी भी टेम्परेचर पर, अब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर वाटर धीरे धीरे लिक्विड से वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में बदल रहा है, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पर, 30 डिग्री टेम्परेचर पर, 40 डिग्री टेम्परेचर पर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का कन्वर्जन अगर गैसियस स्टेट में हो, तो उस घटना को हम इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उसको फिर हम बॉइलिंग नहीं कहेंगे। बॉइलिंग हमेशा फिक्स टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए कि इस कमरे के फर्श पे हमने थोड़ा सा पानी गिरा दिया, कुछ समय बाद वो पानी वेपर में चेंज हो जाता है, मतलब आसान भाषा में कहे तो उड़ जाता है गैस बन के, है ना। अब यहां पर उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ नहीं, वो उड़ा कैसे? तो वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर धीरे धीरे उसका इवेपोरेशन हुआ, वाष्पन हुआ, और वो स्लोली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट जानना है, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन को प्रभावित करते हैं।
अब जैसे आप ये कुछ फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर प्रभावित करता है, ह्यूमिडिटी प्रभावित करता है, सरफेस एरिया प्रभावित करता है ना, और इसके अलावा विंड स्पीड वो भी प्रभावित करता है। आप देखिएगा कि हमारे जो कपड़े जो हम धो के सुखाते हैं, तो कपड़ा सूखने में जो रोल है वो इवेपोरेशन का है ना। धीरे धीरे वाटर जो है हमारे कपड़े से, वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। आप देखिएगा बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो कपड़ा देर से सूखता है ना। इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को कंट्रोल कर रहा है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम। गर्मी के दिनों में आप देखिएगा अभी का जो सीजन है मई जून का, इस मई जून में बारिश तो होती नहीं है, तो एयर एकदम ड्राई रहता है, मतलब ह्यूमिडिटी काफी कम रहती है, आर्द्रता काफी कम रहती है। ऐसे कंडीशन में आप ऑब्जर्व करेंगे कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाले कि अगर ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। वहीं टेम्परेचर का आप देखिए, गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, जाड़े के दिनों में कपड़ा देर से सूखता है। तो गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा है, जाड़े के दिनों में टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम है ना। उसी तरह से आप सरफेस एरिया को लीजिए, आप कपड़े को, अगर हम कपड़े को सुखाने के लिए उसको पूरा फैला क्यों देते हैं, उसका एरिया क्यों बढ़ाते हैं? अगर हम उसको सिकोड़ के रख दें तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया। वही हम उसको फैला इसलिए देते हैं क्योंकि सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड एरिया है सराउंडिंग्स में, वो एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा बढ़ गया। इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप 1 लीटर पानी को आप अपने छत पर एक ग्लास में भर के रख दीजिए और एक थाली में भर के रख दीजिए, और देखिए पहले कौन इवेपोरेट होता है। आपको पता चलेगा कि थाली वाला 1 लीटर पानी जल्दी से इवेपोरेट हो गया, और ग्लास वाला 1 लीटर पानी उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, उसको ज़्यादा समय लगा, है ना। तो पानी की मात्रा तो सेम थी, छत पे रखे हैं तो टेम्परेचर भी दोनों को सेम मिल रहा है, अगल बगल रखे हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन में किस वजह से फर्क आया? तो फर्क आया सरफेस एरिया से। थाली का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो उसमें जो वाटर है वो उसका ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट में, लेकिन ग्लास का सरफेस एरिया कम होता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। इस तरह से आपके क्वेश्चन अराइज होंगे। और इवेपोरेशन का एप्लीकेशन भी आपको देखना है, अनुप्रयोग की डेली लाइफ में इसका अनुप्रयोग। जैसे आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में, मतलब मटके में, पानी क्यों ठंडा रहता है? तो मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, है ना। जैसे अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे उस छोटे छोटे छिद्र से इवेपोरेट होते रहते हैं, बाहर होते रहते हैं, और इवेपोरेशन ऑलवेज काउजेस चिलिंग इफेक्ट। जब भी इवेपोरेशन होता है, आप गर्मी के दिनों में नहा करके बाथरूम से और पंखे के नीचे खड़े होना पसंद करते हैं, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, और आपके बॉडी से जो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं तो वो आपके बॉडी से कुछ हीट लेके, हीट एब्जॉर्ब होके इवेपोरेट हो रहे हैं और आपको ठंडा महसूस होता है। तो इवेपोरेशन ऑलवेज काउजेस चिलिंग इफेक्ट। वही इफेक्ट घड़े के अंदर भी है। घड़े के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं वो अंदर के पानी से कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहे हैं, तो अंदर का पानी ठंडा हो जाता है ना। गर्मी में हम जो कूलर, वाटर कूलर का इस्तेमाल करते हैं, उस कूलर में भी हम क्या करते हैं, पीछे वाटर कूलर में छोटा सा मोटर लगा होता है, उस पंप से हम पानी को गिराते हैं और जोर से हवा चलाते हैं, तो उस विंड स्पीड के कारण जो पानी की बूंदें गिर रही हैं वो इवेपोरेट हो जाती है ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, और जैसे ही वो इवेपोरेट हुआ तो इवेपोरेशन ऑलवेज काउजेस चिलिंग इफेक्ट, हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इवेपोरेशन के, चाहे वो मटके वाला हो, या पंखा के नीचे हम खड़े होते हैं तो हमको ठंडा लगता है वो हो, या फिर हमारा कूलर, डेजर्ट कूलर का एप्लीकेशन हो, ये सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इवेपोरेशन के देखने पड़ेंगे। इसी चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा गैस लॉ का, ठीक है। अब गैस लॉ में लॉ कई सारे हैं, जैसे कि आपको चार्ल्स लॉ देखना है, आपको बॉयल्स लॉ देखना है। इन लॉज पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गैसेस में आप देखिएगा तो 3 चीजों को पकड़िए। किसी भी गैस के पास 3 चीजें तो होंगी कि उस गैस को किसी बर्तन में जब आप रखिएगा, किसी वेसल में, कंटेनर में रखिएगा, तो उस कंटेनर पर वो कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। तो एक तो प्रेशर, दूसरा कि उस गैस का कुछ अपना वॉल्यूम भी होगा, तो एक तो वॉल्यूम, और तीसरा उस गैस का टेम्परेचर।
तो किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बीच आपस में क्या रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप हमको गैस लॉज बताते हैं। चार्ल्स लॉ बताता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर को आप कांस्टेंट रखिए, प्रेशर को नहीं बढ़ाइए घटाइए, उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी गैस का तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना, यानी कि अगर आप वॉल्यूम कम कीजिएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम कम कीजिएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा कीजिएगा तो प्रेशर घटेगा, है ना। इसके अलावा एक और लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं गे लुसेक लॉ, गे लुसेक लॉ। गे लुसेक लॉ ये कहता है कि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, है ना, तो उस कंडीशन में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इन तीनों लॉ को जब आपस में हम लोग मिक्स करते हैं तो फिर हमारा बनता है यूनिवर्सल गैस लॉ, है ना, यूनिवर्सल गैस लॉ। आपने क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा एक फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT, है ना, ये यूनिवर्सल गैस लॉ का इक्वेशन है। तो यहां पर इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है गैस लॉ, उसमें यही चारों लॉज आपको पढ़ने हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे लुसेक लॉ और यूनिवर्सल गैस लॉ। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। देखिए, इस मिक्सचर को करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ हैं, जो भी मैटर हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है, उस मैटर के अध्ययन को ही हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और उस मैटर के क्या गुण हैं, क्योंकि गुण, हम मैटर के, पदार्थों के गुण का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके, है ना, तो वही केमिस्ट्री है बेसिकली। अब केमिस्ट्री में जो मैटर को क्लासिफाई किया गया है, मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, या तो प्योर और नहीं तो मिक्सचर, है ना। प्योर कहने का मतलब है कि अगर सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स या सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होगा तो उस तरह के मैटर को हम कहते हैं प्योर मैटर, और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा तो उस तरह के मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर, है ना। प्योर मैटर को भी फर्दर 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। मैं एक चार्ट बना देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मैटर है पदार्थ, तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, यानी कि प्योर मैटर, है ना, और दूसरा हमारा मिक्सचर। प्योर उसको कहेंगे जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना होगा। प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट यानी कि तत्व और कंपाउंड यानी कि यौगिक, है ना। इस एलिमेंट को भी फर्दर हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल, मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल। मेटल, मेटेलॉइड उपधातु एंड नॉन मेटल अधातु, नॉन मेटल, है ना। इस कंपाउंड को भी फर्दर हम 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये प्योर मैटर का क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट यानी कि तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, है ना, कंपाउंड भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व 3 तरह के, धातु, उपधातु और अधातु। कंपाउंड 2 तरह के, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, और इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक। इसी तरह से आप मिक्सचर को देखिएगा तो मिक्सचर को हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस, यानी कि समांगी और विसमांगी मिश्रण, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, है ना। होमोजेनस मिक्सचर के एक ही टाइप होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, विलयन, है ना। तो सारे के सारे सॉल्यूशन या विलयन आर द होमोजेनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। लेकिन ये हेट्रोजेनस मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कोलाइड
और दूसरे को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन, हिंदी में इसको कहते हैं निलंबन। कोलाइड को हिंदी में कोलाइड ही कहते हैं, लेकिन सस्पेंशन को हिंदी में कहते हैं निलंबन। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। यही आपको जो प्योर मैटर का जो कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट, कंपाउंड वगैरह, ये हम इनऑर्गेनिक में देखेंगे। अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री में देख रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमको ये मिक्सचर वाला ये पार्ट उठाना है। ठीक है, तो फिर से हम चले आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, मिक्सचर। तो मिक्सचर में देखिए दो तरह का मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन या विलियन कहते हैं। वहीं हेट्रोजेनस मिक्सचर दो तरह के, कोलाइड और सस्पेंशन यानी कि निलंबन। ठीक है, इसका डिटेल्ड में क्या डिफिनीशन होता है? डायरेक्ट डिफिनीशन से आपसे पूछा जाता है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो अगर एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर के बना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हर जगह बराबर होगा, देखिए मिक्सचर है तो जाहिर सी बात है कि एक से ज्यादा तरह के मैटर से मिलकर बना होगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका वितरण हर जगह अगर एक समान होगा, एक ही रेशियो में होगा, तो हम उसको कहेंगे समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर। इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए, जब आप शरबत बनाते हैं तो आप चीनी में पानी घोलते हैं, है ना, वहां पर आप दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो चीनी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो कंपाउंड है ना, यौगिक है, सुक्रोज कहिए, ग्लूकोज कहिए, जो भी कहिए, वो एक यौगिक है, शुद्ध पदार्थ है। पानी भी अपने आप में, पानी भी, वाटर भी H2O यौगिक है, वो भी अपने आप में शुद्ध पदार्थ है। तो जब आप दो शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो आपको एक मिश्रण प्राप्त होता है। अब जब आपका चीनी पूरी तरह से पानी में घुल गया है, तब आप उस शरबत को चाहे ऊपर से पीजिए या बीच से निकाल के पीजिए या सबसे नीचे से, बॉटम से निकाल के पीजिए, कहीं से भी आप पीजिएगा तो आपको मिठास एक जैसी ही लगेगी, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी उस पानी में हर जगह बराबर मात्रा में मौजूद है। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें कि उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, उनका वितरण मिश्रण में हर जगह एक समान हो। और अगर वितरण एक समान नहीं होगा तो वैसे मिक्सचर को हम कहेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे अपना खाने वाला मिक्सचर, आप उसमें देखिएगा कि कहीं बादाम ज्यादा है तो कहीं चना ज्यादा है तो कहीं चूड़ा ज्यादा है ना। यानी कि बादाम का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे मिक्सचर में हर जगह एक जैसा नहीं है, इसीलिए उस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। और उसके दोनों टाइप, कोलाइड और सस्पेंशन। फिर इसको देखने के बाद इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन एकदम क्लियर होता है, सॉल्यूशन एकदम स्टेबल होता है। आप शरबत बना के फ्रिज में रख दीजिए, आप 2 साल बाद निकालिए, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, है ना। लेकिन कोलाइड और सस्पेंशन जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। आप अक्सर देखिएगा कि जो हमारा कप सिरप या और इस तरह का जो लिक्विड दवा आता है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि सेक बिफोर यूज, है ना, यानी कि इस्तेमाल करने से पहले उसको सेक कीजिए। ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो प्योर सॉल्यूशन नहीं होता है, वो कोलाइड या सस्पेंशन होता है। आप पी लेने के बाद जब आप उसको रख देते हैं रैक पर, एकदम स्थिर छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि कोलाइड या सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है ना। लेकिन आप सॉफ्ट ड्रिंक में ऐसा नहीं देखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर नहीं लिखा रहता है कि सेक बिफोर यूज, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक इज अ होमोजेनस मिक्सचर, है ना, वो कभी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हमको देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के क्या गुणधर्म होते हैं, विलयन के क्या गुण होते हैं, और सॉल्युबिलिटी, विलायकता, है ना, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में, किसी विलायक में कितना वो विलय को अपने अंदर घुला सकता है, यानी कि सॉल्वेंट अपने अंदर कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है किसी एकदम डेफिनिट टेम्परेचर पर, वही उसकी विलायकता कहलाती है। क्या टेम्परेचर का विलायकता पे प्रभाव पड़ता है, सॉल्युबिलिटी पे प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, पड़ता है ना। अब विलयन देखिए, एक तो हमारा विलयन का जो है, एक तो हमारा विलयन का ये है कि होमोजेनस मिक्सचर हो गया और हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। दूसरा, जो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन हो, है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन हो, ऐसा भी हो सकता है कि लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो स्टेट के हिसाब से भी हमारा ये सॉल्यूशन अलग अलग टाइप होते हैं। तो टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, कि अगर लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन है तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आप ठंडे दूध में 2 चम्मच चीनी अगर घुला पा रहे हैं तो आप उसको गर्म कर दीजिए, आप 3 चम्मच चीनी घुला पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई,
है ना। तो लिक्विड में सॉलिड के सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है लिक्विड में अगर गैस का सॉल्यूशन है। जैसे जब आप पानी गर्म करते हैं सस्पेन में गैस के ऊपर, तो आप देखते हैं कि उसमें बबल फॉर्मेशन होता है, बुलबुला निकलता है। वो बुलबुला और कुछ नहीं, पानी में घुले हुए डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, खास करके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, और सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण वो बाहर निकल जाते हैं। तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। ये सारे कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हमको देखना है कोलाइड कितने तरह के होते हैं। तो कोलाइड काफी तरह के होते हैं, और इसके एग्जाम्पल से तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिएगा। एरोसॉल किसे कहते हैं, फोम किसे कहते हैं, इमल्सन पायस किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद जेल किसे कहते हैं, सोल किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दूध किसका एग्जाम्पल है। तो दूध जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। दूध, मिल्क इज द मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। ठीक है, तो उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्योर मिक्सचर तो है ही, तो मिक्सचर में क्या होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। तो आप देखिएगा कि नहीं, छाली तो ऊपर रहता है ना। यानी कि फैट का डिस्ट्रीब्यूशन दूध में हर जगह एक जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि दूध होमोजीनस मिक्सचर भी नहीं है, हेट्रोजीनस है। अब हेट्रोजीनस में आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज कोलाइड और सस्पेंशन। तो सस्पेंशन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, ये सस्पेंशन नहीं है, ये कोलाइड है। अब कोलाइड है तो फर्दर आपको चेक करना पड़ेगा कि इनमें से क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि दूध इमल्सन है, अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। आपसे पूछा जाता है कि खून किस तरह का कोलाइडी विलियन है ना, तो खून सोल है। इस तरह के क्वेश्चन इनसे आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। फिर इस अगला टॉपिक होगा, जब हम मिक्सचर वगैरह देख लिए, कोलाइड, सस्पेंशन वगैरह हर तरह के मिक्सचर से जब हम लोग वाकिफ हो गए, तब हमको पढ़ना है मिश्रण से उनके विभिन्न अवयवों को अलग करने की विधियां। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विधियों से इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका डेली लाइफ में हम काफी अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कई सारी विधियां हैं, जिसमें एक विधि है इवेपोरेशन या वाष्पन। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि समुद्र से जो हम नमक प्राप्त करते हैं, खाने वाला नमक, वो किस विधि से नमक प्राप्त किया जाता है। तो वो इवेपोरेशन के विधि से ही प्राप्त कर लिया जाता है ना। इवेपोरेशन से पानी ऊपर उड़ गया, इवेपोरेट वाष्पित हो गया, और नीचे हमारा नमक बच गया। क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण, ठीक है। पानी और चीनी के विलयन से अगर आपको चीनी प्राप्त करना होगा तो हम रवाकरण करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, आप कहिएगा सर इसको भी तो इवेपोरेशन से कर सकते थे, लेकिन चीनी को गर्म करने पर वो चीनी नहीं रहता है, वो कार्बन में बदल जाता है। चाहिए तो हमको प्योर चीनी, है ना। तो इसीलिए हम उसको गर्म करके इवेपोरेट करेंगे तो हमको चीनी नहीं, हमको कार्बन मिलेगा। इसीलिए हम इवेपोरेशन से चीनी को अलग नहीं करते हैं, चीनी को हम क्रिस्टलाइजेशन से अलग करते हैं। इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दूध से मक्खन किस विधि से निकालते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से, अपकेंद्रण से। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी। अब इस वर्ड को आप पकड़िए, ये एक नया टेक्निक है। हम सब आज के डेट में गूगल क्रोम चलाते हैं, है ना। क्रोम का मतलब होता है रंग, कलर। क्रोम का मतलब होता है रंग या कलर, ठीक है। तो इस वर्ड को आप पकड़िएगा तो वहीं से इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये आपको पता चल जाएगा। हम कोई भी कलर जब देखते हैं, कोई भी डाई जब हम देखते हैं, तो उसमें की कोई एक कलर के पिगमेंट नहीं होते हैं, तरह तरह के कलर के उसमें पिगमेंट होते हैं, है ना। तो उन पिगमेंट्स को आपस में सेपरेट करने के लिए, सबको अलग अलग करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। यानी कि किसी भी डाई से डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगला मेथड है डिस्टिलेशन, है ना। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विधि से हमें शुद्ध पानी प्राप्त होता है, तो आसवन विधि या डिस्टिलेशन विधि से। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो पेट्रोल या डीजल हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो पेट्रोल और डीजल हमको खनिज तेल से मिलता है। खनिज तेल जो पेट्रोलियम ऑयल है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, जिसको हम माइनिंग करके धरती के नीचे से या समंदर वगैरह के आसपास से हम निकालते हैं उसको, सेडिमेंट्री रॉक से, परतदार चट्टानों से, और उसी को रिफाइनरी में लाके जब हम रिफाइन करते हैं तो हमको डीजल भी मिलता है, हमको उसी से पेट्रोल भी मिलता है, उसी से हमको केरोसिन भी मिलता है, उसी से हमको पैराफिन वैक्स भी मिलता है
है ना, और भी कई सारी चीजें उससे मिलती है। तो एक ही सब्सटेंस है, उसमें ये सारे सब्सटेंस मिल करके एज अ मिक्सचर है वो, तभी तो हम सबको अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम ऑयल से, खनिज तेल से जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि हम प्राप्त करते हैं वो किस विधि से, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, प्रभाजी आसवन से। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड है मिश्रण के डिफरेंट कंपोनेंट्स को उसको सेपरेट करने के लिए, ये सारा आपको पढ़ना है। तो हमारा दूसरा टॉपिक मिक्सचर कंप्लीट हो जाएगा। मिक्सचर कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा अगला टॉपिक आएगा तीसरा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तीसरा हमारा आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना, आणविक नहीं, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। और इस आधुनिक परमाणु सिद्धांत में हम लोग जानते हैं कि एटम जो है, परमाणु, वो बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि ऐसा नहीं है कि 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। आज के डेट में फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में कुल 32-33 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जैसे कि पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है ना, पाई मेसॉन है। 32-33 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी यानी कि खोज हो चुकी है। लेकिन हमको उन 32-33 के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। और डिटेल्ड में हमको इन्हीं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। इसकी खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ अवस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर अवस्थित रहता है। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। चार्ज किस पे क्या है? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। कितना चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो इस तरह से डिटेल्स में इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आयाम हैं, इसके डायमेंशंस हैं, और जहां जहां से प्रश्न आ रहे हैं उन सब को कवर करना होगा आपको। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी रातों रात आ गई, है ना। एटम को समझने के लिए, मैटर को समझने के लिए साइंटिस्ट बहुत पहले से काफी मेहनत करते आ रहे हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल, आपका एक चैप्टर है, तो पीरियोडिक टेबल एक मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं दे दिया, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट की मेहनत थी। सबसे पहले डोबर्नियर साहब ने डोबर्नियर ट्रेड दिया, फिर न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव लॉ दिया, फिर मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल दिया, और धीरे धीरे सब में एक अगले साइंटिस्ट ने पिछले के काम में थोड़ा सुधार किया और फिर अपना मॉडल दिया। तो इस तरह से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से पहले जो एटॉमिक थ्योरी प्रचलित थी उसको भी हमको देखना है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, है ना। 6 डिफरेंट तरह की बात डाल्टन ने बोली थी, और डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत का जो 6 पोस्टुलेट है, उसमें से 2-3 तो आज के डेट में वैलिड भी नहीं है, गलत हो चुका है ना। जैसे डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज के डेट में हम जानते हैं कि परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऐसे 32 से 33 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो खैर पढ़ना तो आपको है ही, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी देखनी है, और उसके बाद जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लम प्लडिंग मॉडल, है ना, ये मॉडल एटम का किसने दिया था? तो ये जे थॉमसन साहब ने ही दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद फिर हमको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी देखना है, और रदरफोर्ड के बाद हमको नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल देखना है। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल तक आते आते आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की झलक मिलने लगती है। तो इस तरह से मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डेवलप हुई है, यह सारे साइंटिस्टों का उसमें योगदान है। इसके बाद फिर हमको वैलेंसी यानी कि संयोजकता और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट देखना है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सपोज आपसे पूछ दिया कि ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये पहले से पता रहेगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तब आप आसानी से इसको कर ले जाइएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिखिए तो 2 और 6,
है ना, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्ट वाइज अक्सर पूछे जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर, है ना, यानी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। किसी भी एटम के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, लेकिन जब आप डिफाइन करेंगे एटॉमिक नंबर को, परमाणु क्रमांक को, तो आप ये नहीं कहेंगे कि किसी भी परमाणु के पास मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नहीं, आपको यह कहना है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। वहीं एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मास नंबर, है ना, द्रव्यमान संख्या। तो अब जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन लगभग मासलेस है। ऐसा नहीं है कि जीरो मास है, मास है, लेकिन इतना कम मास है कि हम उसको नेग्लिजिबल यानी कि जीरो मान लेते हैं। तो अब है क्या कि मास, किसी भी एटम के पूरे मास की बात कीजिएगा तो उसमें मास या तो प्रोटॉन के कारण है, नहीं तो न्यूट्रॉन के कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मासलेस है ना। तो आप प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो आपको मिलता है मास नंबर, यानी कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, और इससे कभी कभी आपको क्वेश्चन भी दे दिया जाता है ना, न्यूमेरिकल टाइप से, छोटा छोटा 1-2 नंबर का। फिर ये मास नंबर का कॉन्सेप्ट देखने के बाद हमको देखना है आइसोटोप एंड आइसोबार, समस्थानिक और समभारिक। आइसोटोप हम लोग कहते हैं कि वैसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो। देखिए, समस्थानिक नाम है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में स्थान एक ही है, और पीरियोडिक टेबल में एक स्थान होने के लिए एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तभी एक ही जगह पर रह सकता है। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, जैसे आप देखिएगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोटियम, क्या देखिए सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर और सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है मास नंबर। तो वो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, है ना, प्रोटियम। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिटियम। तो इस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 111, लेकिन तीनों का मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। अब मास, एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, तो मास नंबर अलग होने का क्या रीजन है, तो मास नंबर अलग होने का रीजन है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन एक अकेला तत्व है प्रोटियम जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। जबकि ड्यूटेरियम में उसके में नाभिक की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 1 है, तभी 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन मिलकर इसका मास नंबर 2 हुआ। वहीं ट्रिटियम में देखिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 2 है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम कर लिया जाता है कि एक ही तत्व के आइसोटोप यानी कि समस्थानिक क्यों पाए जाते हैं, तो समस्थानिक इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। आपको ऑप्शन बनाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, इस तरह से आपको ऑप्शन बनाएगा। तो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स के पाए जाने का कारण यह है कि एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। वहीं समभारिक यानी कि आइसोबार का कॉन्सेप्ट देखिएगा तो इसको ठीक उल्टा कर दीजिए। ऐसे डिफरेंट एटम्स जिनका कि एटॉमिक मास सेम हो, मतलब मास नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो। अब जैसे देखिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है। इसी तरह से पोटेशियम को देखिएगा तो उसका एटॉमिक नंबर 19 है, लेकिन मास नंबर इसका भी 40 है ना, 40 है। तो यहां देखिए मास नंबर दोनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। तो इस तरह के एलिमेंट को, इस तरह के एटम्स को हम लोग कहते हैं आइसोबार। इसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखना सीख जाइएगा तो आप बहुत सारी बातें खुद ब खुद केमिस्ट्री में, और खास करके एटॉमिक स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर ले जाइएगा, है ना। और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दोनों फॉर्म में सीखना है, KLMN के फॉर्म में भी और सब सेल यानी कि SPDF के फॉर्म में भी।
कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको 118 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं जानने हैं, आप 20 तक ही सीख लीजिएगा तो जनरल कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपका काम निकल जाएगा, है ना। तो ये इसको करने के बाद हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर खत्म होगा। फिर हम लोग चौथे चैप्टर की ओर चलेंगे, रेडियो एक्टिविटी एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेडियो सक्रियता और मोल अवधारणा। तो रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा और गामा डीके, यानी कि अल्फा बीटा और गामा का क्षरण। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फेनोमेना है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। बहुत सारे एटम्स जिनका कि न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, देखिए न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस होता है न्यूक्लियर फोर्स के कारण, लेकिन पिछले फिजिक्स वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर फोर्स की दिक्कत यह है कि वो बहुत शॉर्ट रेंज में काम करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो वो बहुत तेजी से न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू घटती है। तो 80 से ऊपर, है ना, 80 एटॉमिक नंबर से ऊपर जो भी तत्व हैं नेचुरली अकरिंग हैं, देखिएगा कि उनका एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा हो जाता है, और न्यूक्लियस का साइज अगर बड़ा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स कमजोर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल रहता है और उसमें से अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं और वो दूसरे तत्वों में बदलता रहता है। इसी घटना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। तो अल्फा कण जब निकलेगा तो क्या होगा, बीटा कण जब निकलेगा तो क्या होगा, और गामा कण जब निकलेगा तो क्या होगा, है ना, वो किस तत्व में परिवर्तित होगा, कितना उसका द्रव्यमान संख्या बढ़ जाएगा और कितना उसका परमाणु संख्या घट जाएगा या बढ़ जाएगा, ये आपको यहां पर देखने हैं। फिर अल्फा कणों का क्या गुण है ना, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। बीटा कण के क्या गुण धर्म है, उनकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, गामा कणों का क्या प्रॉपर्टीज है। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से किस रे का पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा रे की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप देखिएगा इनके प्रॉपर्टीज को, तो वहां पर आपका ये सब क्लियर होता चला जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों को देखना है मोलर मास का कॉन्सेप्ट, है ना। छोटा छोटा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, हाउ मेनी मोल्स, है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पसीना छुड़ा देता है जनरल कंपटीशन में बच्चों का। अगर मोलर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप इसको नहीं बना सकते हैं, और मोलर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इसको मुजबानी चुटकी बजाते बना देंगे, आपको 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। तो यहां पर मोलर मास कहते हैं, आप जब भी, जैसे देखिए एटॉमिक मास तो आप समझते हैं, और इतना आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 AMU होता है ना, 16 AMU होता है, ठीक है। अब मोलर मास निकालने के लिए आप इस 16 AMU को खाली यूनिट बदलना है, एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में चेंज कर दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, तो आप बताइएगा कि सर ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम है। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल उठाइए, सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है ना। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होगा। जब भी आपको मोलर मास निकालना है तो आपको एटॉमिक मास यूनिट को खाली ग्राम में कन्वर्ट कर देना है ना। अब मोलर मास कहने का मतलब कि 1 मोल का मास इतना होगा। अब इससे आप समझ गए कि ऑक्सीजन का 1 मोल का मास 16 ग्राम होगा, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, 2 मोल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो है बहुत आसान ही, लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़िएगा तो इस तरह के क्वेश्चन से आप दूर भागिएगा। तो वो मोलर मास आपको देखना है और वहां पर एवोगाड्रो नंबर आपको देखना है। एवोगाड्रो नंबर का तो डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लिया जाता है, 6.023 × 10 टू द पावर, तो एवोगाड्रो नंबर भी आपको देखना है। फिर इसको देखने के बाद रेडियो एक्टिविटी में ही हमको 2 टॉपिक और देखने हैं, कार्बन डेटिंग, है ना, फॉसिल्स का एज। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जीवाश्म की जो उम्र होती है उनका एज जो होता है वो हम किस प्रोसेस से पता करते हैं, तो वो कार्बन डेटिंग से करते हैं, है ना। और यहां भी रेडियो एक्टिविटी का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए किसी भी जीव में कार्बन होता है, बिना कार्बन के तो कोई जीव है नहीं इस पृथ्वी पर, जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है। अब कार्बन के बारे में आप जानते होंगे कि उसके 2 आइसोटोप, है ना, एक कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14।
कार्बन 12 और कार्बन 14, देखिए एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो आइसोटोप है ना। तो कार्बन के 2 आइसोटोप, इसमें से कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है, यानी कि जब तक कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है, उसमें कार्बन 16 और कार्बन 14 की मात्रा, यानी कि कार्बन 14 और कार्बन 16 इन दोनों का जो रेशियो है वो स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन मरने के बाद कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव डीके होने लगता है, यानी कि कार्बन 14 की मात्रा घटने लगती है, तो घटने लगती है तो रेशियो चेंज होगा, है ना। कितना चेंज हुआ वो रेशियो, इसी को पता लगा करके हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उस फॉसिल्स का एज निकालते हैं। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कार्बन डेटिंग के साथ, कि ये फॉसिल्स के अलावा आप कहिए अर्थ का एज बता दे, स्टोन का एज बता दे, तो स्टोन या अर्थ में, अर्थ जब बना था तो लाइफ नहीं था, तो उसमें कार्बन नहीं होगा, है ना। तो स्टोन का या अर्थ का एज बताने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु किस विधि से निकाली जाती है, और वहां पर कार्बन और यूरेनियम डेटिंग दोनों ऑप्शन में रहता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म का उम्र हम लोग कार्बन डेटिंग से निकालते हैं, लेकिन किसी पत्थर या पृथ्वी वगैरह नॉन लिविंग थिंग्स का जो एज होगा वो हम यूरेनियम डेटिंग से निकालेंगे। इस तरह से हमारा रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्ड में 3 तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनने वाला बंधन निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, संयोजी बंधन, इसको ये ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के आपस में शेयर करने से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम एक दूसरे को दे नहीं देता है, ट्रांसफर नहीं करता है, शेयर करता है ना। और ये जो बनता है ये बनता है ट्रांसफर ऑफ या लूजिंग और गेनिंग, एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। और तीसरा टाइप का जो बॉन्ड है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही कारण, लेकिन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही कारण, लेकिन जब भी हम शेयरिंग करते हैं तो शेयर बराबर बराबर। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मान लीजिए कि आपका H2O बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, तो हाइड्रोजन के एक एटम और ऑक्सीजन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर, अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ऑक्सीजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अंतर क्या है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक अकेला एटम देता है, वो दूसरा एटम नहीं देता है, ठीक है। और कौन सा एटम देता है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, जब आप डिटेल में पढ़िएगा तो आप देखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिंदी में उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, है ना। तो जिसके पास भी वो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है दूसरे के साथ, है ना। तो बेसिकली ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अलावा एक कमजोर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बायोलॉजी में आप जानते हैं जो हमारा डीएनए होता है, ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज वाटसन एंड क्रिक महोदय ने की थी, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब ये डबल हेलिकल है, यानी कि 2 धागे हेलिक्स के रूप में, वलय के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए होंगे तो किसी ना किसी बॉन्ड से इस तरह से जुड़े हुए होंगे, है ना, कोई ना कोई फोर्स होगा जो इनको आपस में जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए के 2 हेलिक्स हैं वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वाटर H2O लिक्विड स्टेट में क्यों पाया जाता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण पाया जाता है। वहीं आप देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन उसी तरह का बॉन्ड जब हाइड्रोजन बनाता है ऑक्सीजन के साथ H2O, तो वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो ये तीनों बॉन्ड मेन और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, इतना आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्ड वाले चैप्टर में।
फिर केमिकल बॉन्ड के बाद हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको देखना है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, काफी डिटेल्ड में देखना है। और जितने तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं सबको आपको देखना है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, है ना। जब भी दो तत्व या दो कंपाउंड आपस में मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाए, देखिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मैं एक यहां लिख रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इधर जो भी चीजें हैं इनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, है ना, जो रिएक्शन करता है। और एरो के राइट साइड में जो भी चीज है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद, रिएक्शन होने के बाद जो बनता है। तो अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। डिफिनीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, जैसे आप जानते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, इसको अगर आप वाटर में रख दीजिए, H2O में रख दीजिए, तो ये आपस में रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ये एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्विकलाइम कौन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से स्लैग्ड लाइम कौन है ना। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है इस ये रिएक्शन देके कि ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है, काफी हीट रिलीज होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्विक लाइम से स्लैग्ड लाइम कैसे बनाया जाता है, तो क्विक लाइम में वाटर मिक्स करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है ना। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको देखने हैं और उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारा क्वेश्चन आपको देखना है। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना, वियोजन अभिक्रिया। देखिए कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा था, तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। इसका ठीक उल्टा कीजिए कि अगर सिंगल रिएक्टेंट हो, वो ब्रेक डाउन हो के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहां अगर आप देखना चाहें तो CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको जब आप गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा जब आप इसको, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये ब्रेक डाउन हुआ, सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन हुआ दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। अच्छा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं कि आप तोड़ने के लिए, सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं। अगर आप एनर्जी हीट के फॉर्म में देते हैं तो वो थर्मल डीकंपोजिशन कहलाता है। अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर लीजिए H2O, वाटर, H2O, है ना, जब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराइएगा, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, सिंगल आपका रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी गई है, तो इस तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी लाइट के फॉर्म में दिया जाता है, उस तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस, है ना। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसमें तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि कौन सा एलिमेंट किसको विस्थापित कर सकता है, किसको विस्थापित नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा, जो आगे हम लोग देखेंगे ही। तो विस्थापन अभिक्रिया,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी में एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, द्विविस्थापन अवक्रिया। इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण, इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया, है ना। तो ये जितने टाइप के अभिक्रियाएं हैं, ये सारे टाइप के अभिक्रियाएं और उसके एक दो एग्जाम्पल्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर होगा इनऑर्गेनिक में वो होगा एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार व लवण। अब इसमें सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। अब जैसे अम्ल का ही परिभाषा आप देखिएगा, 3-4 परिभाषा दिया जाता है। जैसे जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं, है ना। जो आपको वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोजन आयन दे उसको हम उसको हम एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, है ना। इसी को किसी ने परिभाषा इस तरह से दिया, जो जल में डिसॉल्व होके एक प्रोटोन दे, है ना। हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब, एक प्रोटोन, सिंगल प्रोटोन, तो जो एक प्रोटोन दे उसे अम्ल कहते हैं। तो ये जो अलग अलग परिभाषाएं हैं, ये किन किन महोदय ने दिया है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्ल का भी और क्षार का भी। तो सबसे पहले उसके जो अलग अलग डिफिनीशंस हैं, उस डिफिनीशंस को हम लोग देखेंगे, फिर उसके गुण को देखेंगे, है ना। गुण कहने का मतलब कि अम्ल क्या कर सकता है, क्षार क्या कर सकता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वा होता है ना। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कुछ अम्लों के स्रोत, है ना। काफी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें भी टार्टेरिक एसिड, है ना। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इस तरह के बहुत सा, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर फ्रेम किए जाते हैं, है ना। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसको देखने के बाद हम लोग चलेंगे यूजेस ऑफ सम एसिड एंड बेस। कुछ एसिड और बेस का क्या यूज है हमारे दैनिक जीवन में या इंडस्ट्री में, उसका हम क्या यूज करते हैं, इसको हम लोगों को देखना है ना। जैसे आप देखते हैं अचार के परिरक्षण में, है ना, प्रिजर्वेशन में हम लोग एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जो बर्तन वगैरह होते हैं घरों में या टॉयलेट्स वगैरह के क्लीनिंग में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कार के बैटरी में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कार के बैटरी में किस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ एसिड और कुछ जो प्रमुख बेस हैं उनका क्या उपयोग हम करते हैं, इसको भी देखना है। और उसके बाद फेमस टॉपिक है पीएच स्केल, इसको भी हम लोगों को देखना है कि 7 से ज्यादा वैल्यू होगी तो क्षारीय होगा, 7 से कम वैल्यू होगी तो अम्लीय होगा, है ना। और पीएच स्केल पर कैसे हाइड्रोजन आयन किधर बढ़ता है, किधर हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ता है, इस पीएच स्केल को डिटेल से हम लोगों को देखना है ना। फिर एसिड बेस इंडिकेटर, आपने लिटमस का नाम सुना होगा। अब एसिड स्वाद में खट्टा होता है और बेस जो है वो स्वाद में कड़वा होता है, तो हर बार एसिड और बेस, एसिड है या बेस है, इसको चेक करने के लिए हम उसको चखेंगे नहीं, है ना। क्योंकि कोई एसिड अगर ज्यादा घातक हुआ तो उसको चखने के चक्कर में आदमी मर जाएगा, है ना। तो चख के नहीं, उसके लिए एसिड बेस इंडिकेटर आता है। अब एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो कुछ नेचुरली अकरिंग भी हैं, प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं, और कुछ मैनमेड भी है यानी कि सिंथेटिक भी है, ठीक है। अब नेचुरली अकरिंग में है तो कई सारे, लेकिन आपने लिटमस का नाम सुना होगा। लिटमस नेचुरली अकरिंग एसिड बेस इंडिकेटर है। अगर आप लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसका कलर लाल हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप उस लाल लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इवन की क्वेश्चन तो ऐसा पूछ लिया जाएगा आपसे कि लिटमस हम कहां से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो लिटमस हम लोग लाइकेन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। वहीं सिंथेटिक जो इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर दो तरह का आपसे पूछा जाता है, एक तो फेनोफ्थेलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज।
तो ये दोनों जो सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर एसिड में कौन सा कलर देता है और बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है, जैसे आपको लिटमस का याद है वैसे इनका भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कब क्वेश्चन सेटर का दिमाग घूमे और कब वो कौन सा क्वेश्चन डाल दे, है ना। तो इस तरह से आपको देखना होगा एसिड बेस इंडिकेटर को। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वाशिंग सोडा। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाशिंग सोडा का केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम क्या है या फॉर्मूला क्या है। तो वाशिंग सोडा हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को, है ना, Na2CO3। वहीं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग खाना बनाने में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, साथ ही में ये एंट एसिड भी है, यानी कि पेट की एसिडिटी को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से ये जो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, वाटर का परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए ग्लास इंडस्ट्री में, मतलब जो भी इससे रिलेटेड एस्पेक्ट हैं और जहां भी इन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारा चीज इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको ब्लीचिंग पाउडर के भी बारे में देखना पड़ेगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गैस के इस्तेमाल से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, तो क्लोरीन गैस के इस्तेमाल से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOClCl। ये इसका एक तरह से समझिए कि फॉर्मूला है। बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाएगा कि CaOCl2, है ना, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो सिंपल इस तरह से CaOCl2 नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि CaOCl और फिर Cl, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला भी ब्लीचिंग पाउडर का पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, POP, ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, डायरेक्ट इस तरह से इसके नाम से क्वेश्चन और फार्मूला भी आपको पूछा जाएगा। तो इतना करने के बाद ये जो लास्ट में 4 कंपाउंड्स हैं इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चारों कंपाउंड्स को देखने के बाद हमारा एसिड बेस और साल्ट वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे मेटल और नॉन मेटल पे। अब देखिए मैंने जो प्योर सब्सटेंस का जिक्र किया था शुरुआत में ही, तो वह प्योर सब्सटेंस वाला सिलेबस यहां से चल रहा है ना। तो प्योर सब्सटेंस में मेटल एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो कंपाउंड वाला तो पोर्शन आपका इनऑर्गेनिक वाला कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनिक वाला आगे होगा। और प्योर में यहां पर मेटल और नॉन मेटल की हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल, सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उसके भौतिक गुण क्या हैं और उसके रासायनिक गुण क्या हैं। भौतिक गुण तो बहुत आसान है कि मेटल जो है वो मैलिएबल होता है ना, आप डिफिनीशन में ही देखिए ना, नाम में ही METAL मेटल है ना, तो M का मतलब जो मैलिएबल हो, यानी कि आघातवर्ध हो, यानी कि उसको पीट के चादर के फॉर्म में बदला जा सके, पतली पतली सीट्स के फॉर्म में बदला जा सके, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। जो टेंसाइल हो या डक्टाइल हो, टेंसाइल या डक्टाइल कहने का मतलब कि जिसको पतले पतले तार में ड्रॉ किया जा सके, जिससे कि एलॉय बनाया जा सके, है ना, जिसमें लस्चर हो, चमक हो, मेटेलिक लस्चर हो। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज जिसमें होगी वो मेटल होगा, और जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं होगी वो नॉन मेटल होगा। तो ये तो हुई मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है ना। तो जाहिर सी बात है कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड ही बनाता है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो किस नेचर के, एसिडिक नेचर के या बेसिक नेचर के, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वो ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है, वाटर के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है, एसिड के साथ संयोग करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। वो जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज को इस तरह से आपको देखना होगा। फिर उसके बाद हमको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज का जिक्र अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के समय किया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम यही देखते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम है। अब
मेटल की संख्या तो मोर देन 80 है, लेकिन आपको 80 मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखना है। क्लास 9th के एनसीईआरटी में देखिएगा 20-22 मेटल के रिएक्टिव, 20-22 भी नहीं होगा, उससे भी कम है, 14-15, 15-16 है, उतने का रिएक्टिविटी सीरीज देखना है, उसको आप याद कर लीजिए। आपसे डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है ना, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो सबसे ऊपर पोटेशियम को पाइएगा, तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखना है आपको। फिर इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुएं प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में तो हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में पाया नहीं जाता है, जबकि हमको अपने दैनिक जीवन में अक्सर शुद्ध धातुओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमको ब्रिज बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए शुद्ध लोहा चाहिए, बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम चाहिए, कॉपर चाहिए, तो इस तरह के शुद्ध धातुओं की जरूरत हमको अक्सर पड़ती है। तो धातुओं को हम उनके अयस्क से, ओर से उनका निष्कर्षण करते हैं, है ना। तो यहां इस क्रम में हम लोग किस धातु का कौन सा ओर है ना, केमिस्ट्री से पूछा जाने वाला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सीने बार किसका अयस्क है, आपका आंसर आता है पारे का अयस्क है, अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो हम लोगों को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी देखना है। फिर सम इंपॉर्टेंट ओर, देखिए ओर की बात मैं कर रहा था, अयस्क की, तो कुछ धातु और उसके प्रमुख अयस्क यानी कि ओर, और साथ साथ अलॉय भी। अलॉय भी आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर किसका अलॉय है, नाइक्रोम किसका अलॉय है ना, स्टील किसका अलॉय है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर फ्रेम किए जाते हैं। तो जितने भी अलॉयज और जो पूछे जाते हैं वो सारा आपको यहां पर क्लियर करना है। फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा कोरोजन, यानी कि संक्षारण, ठीक है, एंड इट्स प्रिवेंशन। क्योंकि मेटल है तो मेटल का संक्षारण भी होगा। आप जानते हैं लोहे में जंग लगता है और धीरे धीरे लोहा कमजोर होता है ना। तो अगर हमारे लिए वो जो संक्षारण है, कोरोजन है, हानिकारक है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको रोकेंगे। रोकने के लिए हम लोग कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑयलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, है ना। और भी ज़्यादा आपको मेथड इस्तेमाल करना है तो अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसका गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वनीकरण करते हैं, उसमें किसकी परत चढ़ाते हैं, तो उसमें लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, क्रोम प्लेटिंग करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं। तरह तरह के जो संक्षारण को रोकने के मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स भी आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा जो 9वां टॉपिक होगा वो 9वां टॉपिक होगा इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, है ना। तो यहां पर भी आवर्त सारणी में किस तरह से ये आवर्त सारणी डेवलप हुआ, तो सबसे पहले डोबर्नियर साहब ने अपना डोबर्नियर ट्रेड दिया, डोबर्नियर का त्रिक, है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डोबर्नियर साहब के बाद न्यूलैंड्स साहब ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, अष्टक नियम। न्यूलैंड साहब का यह कहना था कि जैसे संगीत में हर 8वां सुर पहले सुर के जैसा होता है, तो उसी तरह से जब हम एलिमेंट्स को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के फॉर्म में सजाएं तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के जैसा ही होगा, मतलब हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से मैच करेगी। जैसे कि मान लीजिए हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है ना, आप उसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 2 10, नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है, तो हीलियम और नियॉन की प्रॉपर्टी मैच करेगी, है ना। 10 में फिर 8 जोड़ दीजिए, 18, आर्गन है, तो उसकी भी प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच करेगी। लेकिन न्यूलैंड साहब का ये जो लॉ है ये 20-22 एटॉमिक नंबर तक तो फॉलो होता है, लेकिन उसके बाद फिर फॉलो नहीं होता है, उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए मेंडलीफ साहब ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देखना है। फिर मेंडलीफ के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो आप मोसले साहब का दिया हुआ है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है, तो वो हेनरी मोसले है ना। तो मोसले का पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसे आप जानते हैं कि सोडियम है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको कहां रखा गया है, तो किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि जो पोजीशन होता है उसको हम 2 चीजों से डिफाइन करते हैं, रो और कॉलम,
है ना। और जो कॉलम होता है उसको हम लोग वर्ग क्लास कहते हैं, और जो हमारा रो होता है उसको हम लोग पीरियड कहते हैं, ठीक है, आवर्त कहते हैं। तो किस पीरियड में है, किस आवर्त में है, और किस वर्ग में है, किस क्लास में है, ये चीज आपको देखना है। तो किसी भी एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस आवर्त और किस वर्ग में रखते हैं वो कैसे तय किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको सीखना है। अब सोडियम का अगर 11 है तो KLMN में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 2, 8 और 1 है ना, 2, 8 और 1 है। अब ध्यान से देखिए इसके कितने सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो इसके 3 सेल में, K सेल में, L सेल में और M, यानी कि इसके 3 सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका 3 सेल भरा हुआ है। दूसरा चीज ध्यान दीजिए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है ना। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो सोडियम वर्ग 1 में रहेगा, क्लास 1 में रहेगा, पहले क्लास में, है ना। इसके 3 सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका जो पीरियड होगा, आवर्त होगा, वो तीसरा होगा। आप पीरियोडिक टेबल उठा के देख लीजिए, आपको सोडियम मिल जाएगा पहले वर्ग में और तीसरे आवर्त में। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स भी देखने होंगे, जिससे कि काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेंड्स कहने का मतलब है, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ये इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये जो आपका वर्टिकल है इसको हम लोग क्लास या वर्ग कहते हैं, और ये जो हॉरिजेंटल है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो ट्रेंड्स कहने का मतलब कि जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, है ना, तो अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे वैलेंसी का क्या होगा, वैलेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, है ना। एटॉमिक साइज का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत धनात्मकता का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। वर्ग में भी टॉप टू डाउन और आवर्त में भी लेफ्ट टू राइट, है ना। ट्रेंड्स कहने का ये मतलब है। ये इससे क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। फिर इस तरह से हमारा जब पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा तो हमारा इनऑर्गेनिक का भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर हमारा केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप देखिएगा कि सबसे पहले वाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्यों कार्बन इतने ज्यादा? देखिए अभी तक जो जितने भी ज्ञात हैं उसमें हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट में कार्बन को छोड़ दीजिए तो बच गया 117। वो सारे 117 एलिमेंट कुल मिलाकर के 5 से 5.5 लाख कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कार्बन अकेले 35 लाख से ज्यादा कंपाउंड बनाता है ना। तो कार्बन के कंपाउंड की संख्या काफी ह्यूज है, और चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में ये कंपाउंड बनाता है इसीलिए कार्बन और उसके कंपाउंड के लिए एक अलग ब्रांच ही केमिस्ट्री में रख दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कार्बन क्यों इतना ज्यादा कंपाउंड बनाता है, और इसके पीछे 2 प्रॉपर्टी जिम्मेदार है। एक तो है कार्बन का टेट्रावैलेंट होना, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरा एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहते हैं कैटेनेशन, है ना। इस कैटेनेशन के कारण खासियत क्या है कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के सैकड़ों कार्बन आपस में जुड़ के लंबा चेन बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जिस एक्सटेंट तक कार्बन में पाई जाती है उतने एक्सटेंट तक किसी भी और एलिमेंट में नहीं पाई जाती है। तो इन 2 गुणों के कारण कार्बन की कंपाउंड बनाने की क्षमता असीमित हो गई है ना। फिर हमको देखना है कार्बन के एलोट्रॉप्स, अपरूप। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। फुलरीन से तो अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। इसी तरह से फिर आपको आगे देखना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, संतृप्त और असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसको संतृप्त कहते हैं, और असंतृप्त अनसैचुरेटेड में 2 तरह के कार्बन के कंपाउंड होते हैं, एक डबल बॉन्ड वाला और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है। फिर
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक घटना है आइसोमेरिज्म, समावयवता, इसको भी आपको देखना है। आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है ना, उस तरह के कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां आपसे अक्सर क्वेश्चन देखिएगा पूछा जाएगा कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर, तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर, एक को हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरे को हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन, है ना। अब जैसे देखिए ब्यूटेन है, आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है C4H10, है ना। तो ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला पे आइएगा तो C4, है ना, और सब जगह हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए। तो एक तो इस तरह का भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है और एक उसी में आप देखिएगा कि कार्बन इस तरह से अरेंज होता है, एक C यहाँ, और सब जगह आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, है ना। तो है उसमें भी कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 ही, इसमें भी कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। स्ट्रक्चर अलग होने के कारण ये कंपाउंड बदल गया। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन, है ना। आइसोब्यूटेन, हमारा जो गैस सिलेंडर है LPG, उसमें यही नॉर्मल और आइसोब्यूटेन गैस भरा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, है ना। फिर आइसोमेरिज्म के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को देखना है फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जुड़े हुए वो भाग हैं जो उस कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों को तय करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप। फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद होमोलोगस सीरीज, फिर आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, इनकाइन मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि कंप्लीटली हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक हैं, उनको 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कहते हैं अल्केन, अनसैचुरेटेड विथ डबल बॉन्ड को कहते हैं अल्कीन, अनसैचुरेटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं अल्काइन, है ना। देखिए लास्ट के 3 वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, ANE, ENE, YNE, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इससे तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल फार्मूला क्या है, तो इसका CnH2n+2 है, इसका CnH2n है और इसका CnH2n-2 है ना। कुछ मेंबर्स भी हैं, जैसे इसका पहला मेंबर मीथेन है, इसका पहला मेंबर इथीन या एथिलीन जिसको हम कहते हैं वो है, और इसका पहला मेंबर एसिटिलीन है। तो बाकी मेंबर्स भी आपको देखने होंगे जो भी उसका एस्पेक्ट है और जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में काफ़ी यूज होते हैं, उनको भी हमको देखना है। और 2 इंपॉर्टेंट, उसमें एक इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, है ना, जिससे कि हम लोग अल्कोहलिक बीवरेज या अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं, और दूसरा एसिटिक एसिड, है ना, सिरके में जो पाया जाता है। इन दोनों को डिटेल्ड में देखना है, इनका क्या क्या यूज है ना। जैसे अल्कोहल का यूज थर्मामीटर में, क्योंकि पारा जो होता है मरकरी वो -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो अगर हमको -39 से नीचे का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम मरकरी थर्मामीटर का यूज नहीं करते हैं, तो उसे कम टेम्परेचर नापने के लिए अल्कोहल थर्मोमीटर का। मतलब इसका क्या यूज है ना, इसका और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, उसको थोड़ा डिटेल्ड में देखना है। फिर हमको एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखना है। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अच्छे सुगंध वाला स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, तो एस्टर। और एस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसीलिए इसका प्रयोग परफ्यूम बनाने में और आइसक्रीम का जो एसेंस होता है, फ्लेवर होता है, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखना है। सोपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुन बनाने का जो विधि है वो भी रिएक्शन आपको देखना है। अक्सर आप देखिएगा बीपीएससी का तो ये बड़ा फेमस टॉपिक है कि साबुन किसके साल्ट है ना, किसके लवण है, तो सोप्स आर द साल्ट, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। वही डिटर्जेंट वो किसके साल्ट हैं, तो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम या सल्फोनिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। तो सोपोनिफिकेशन आपको रिएक्शन देखना है। सोपोनिफिकेशन रिएक्शन देखने के बाद फिर अब चूंकि आप साबुन बनाइएगा तो सोप और डिटर्जेंट इन दोनों में क्या फर्क है, इसको आपको देखना है। अब सोप डिटर्जेंट देख लीजिएगा तो फिर आपका हार्ड और सॉफ्ट वाटर का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा,
है ना, वैसा वाटर जो कि सोप के साथ झाग देता हो उसको सॉफ्ट वाटर कहेंगे, लेकिन वैसा वाटर जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है उसको हार्ड वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर डिटर्जेंट के साथ तो बनाता है लेकिन साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है ना। अब वाटर में हार्डनेस आती है तो किस वजह से आती है, तो हार्डनेस दो तरह का होता है, टेम्पोरेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोरेरी हार्डनेस का कारण कुछ और है और परमानेंट हार्डनेस का कारण कुछ और है। होता दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट से ही है, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर कार्बोनेट साल्ट होगा डिजॉल्व वाटर में तो उसके कारण टेम्परेरी हार्डनेस आएगा, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर सल्फेट साल्ट हुआ, अगर क्लोराइड साल्ट हुआ तो उसके कारण परमानेंट हार्डनेस आएगा। और इन सारे पॉइंट्स से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि हार्डनेस किस वजह से होता है और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होता है, टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होता है, इसीलिए उसको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। और सबसे अंत में चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो पॉलीमेराइजेशन और पॉलीमेराइजेशन से बनने वाले मैनमेड प्लास्टिक्स, है ना, जैसे पॉलीथीन, जैसे कि आपका बेकेलाइट, है ना, जैसे कि आपका टेट्राहेप्थेलीन, है ना, और जितने भी प्लास्टिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर फाइबर, रेयॉन, नाइलॉन, है ना, जो केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इन सारे फाइबर्स को आपको देखना है कि उन फाइबर का क्या यूज है, किसके पॉलीमेराइजेशन से वो फाइबर या वो जो प्लास्टिक है वो बनाते हैं। जैसे पीवीसी बड़ा फेमस है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अक्सर पूछा जाता है कि पीवीसी किसका बहुलक है, पॉलीमर है ना, तो नाम में ही स्पष्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि विनाइल क्लोराइड का बहुलक है ना। तो सबसे लास्ट टॉपिक आपको ये देख करके केमिस्ट्री को इस तरह से फिनिश कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने मैं तीनों साइंस का जो तीनों सब्जेक्ट्स स्टैटिक पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों का मैं डिटेल्ड सिलेबस आपके समक्ष रख चुका हूं। इन तीनों को आधार बनाते हुए उसके हर एस्पेक्ट को आप देखिएगा तो यकीनन आप बीपीएससी में 30 में 28 क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। कभी कभी तो आप 29-30 भी ठोक के आइएगा, इतना कॉन्फिडेंस आप पे आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। अब आगे मुझे फिर कभी समय मिलेगा तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स और एक तरह से जो डिस्कशन है, सेट प्रैक्टिस है, वो सेट प्रैक्टिस मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और ईटी एकेडमी को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।